नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, इसके बारे में बात कर लिया था। अब चलते हैं इसके आगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अब जो वीडियो है वो लगातार आते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 5 फरवरी 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। अब ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये किसके लिए मूर्ति ये बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं ये 11वीं सदी के हमारे महान दार्शनिक चिंतक और भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। और ये प्रतिमा कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है। और हैदराबाद आप जानते हैं ये तेलंगाना की राजधानी है। पहले जो हैदराबाद थी वो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गया तो उसकी राजधानी बन गई हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की तेलंगाना की राजधानी बन गई हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की बन गई क्या, अमरावती। क्लियर। और ध्यान रखना, ये जो प्रतिमा है इसका उद्घाटन 13 दिवसीय एक कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था, समारोह चल रहा था, श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह। इस कार्यक्रम के दौरान इसका उद्घाटन किया गया। सहस्राब्दी का मतलब क्या होता है, 1000 साल। ठीक है। सहस्राब्दी, क्योंकि जो हमारे रामानुजाचार्य हैं उनके जैन 1000वीं जयंती मनाई जा रही थी। उनके जन्म के कितने साल पूरे हो गए, 1000 साल पूरे हो गए थे। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो मूर्ति है इसकी टोटल कॉस्ट भी कितनी आई है, 1000 करोड़ रुपए आई है। और इसमें जो भी पैसे लिए गए हैं, लगाए गए हैं, वो सभी डोनेशन से आए हैं। यहाँ पर ना तो सरकार ने और ना ही किसी संस्था का, बल्कि जो भी यहाँ पर पैसा लगाया गया वो डोनेशन के द्वारा पैसा लगाया गया। और ध्यान रखना, इसे आप एग्ज़ाम में ज़रा ध्यान रखना कि वहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लिखा है या समता मूर्ति। अगर हिंदी में समता मूर्ति लिख दे तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 216 फीट। कितनी है, 216 फीट। और ध्यान रखना, ये जिस आधार पे बनी है, बेस होता है ना, बेस के ऊपर मूर्ति बनी है। तो ये जो मूर्ति बनी हुई है वो 54 फीट ऊंचे बेस पर स्थापित है, और उस बेस का क्या नाम है, भद्र वेदी। क्या नाम है, भद्र वेदी। और ध्यान रखना, ये जो मूर्ति है उसकी परिकल्पना किसने किया था, तो श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जियर स्वामी ने किया था। मतलब उनके मन में था कि इस प्रकार की कोई मूर्ति बनाई जाए। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो पूरी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है इसमें 5 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहले तो भद्रवेदी, ये जो 216 फीट है ना, 216 फीट ये टोटल है। इस टोटल में सबसे पहला पॉइंट आपको भद्रवेदी मिलेगा जो आधार है। फिर मिलेगा पद्म पीठम। फिर क्या मिलेगा, रामानुजाचार्य प्रतिमा। और फिर त्रिदंडम। ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ध्यान रखना, ये जो मूर्ति है वो पंचलौह, इसमें 5 मेटल का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से 5 मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। इन 5 धातुओं का इस्तेमाल करते हुए इस मूर्ति को बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। अब जरा आप इस मूर्ति को देखिए, यहाँ पर ये है। ठीक है। ये जो मूर्ति है कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। अगर केवल आप मूर्ति देखेंगे तो यहाँ पर है, और बाकी पूरा एरिया में अगर आप देखेंगे किस प्रकार का डिज़ाइन है तो वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर है मेन पॉइंट। देखिए आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट, रामानुजाचार्य जी की जो स्टैचू है वो केवल 108 फीट, केवल जो मूर्ति है वही केवल 108 फीट की है। और यहाँ देखिए त्रिदंडम, त्रिदंडम जो है वो 135 फीट का है। कहाँ से कहाँ तक है, आप देखेंगे तो ये जो कमल है ना, ये कमल पद्म, पद्म के ऊपर से इनका जो झंडा है यहाँ तक 135 फीट का। और नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे पद्म पीठम, ऊपर था ना पद्म पीठम, पद्म माने क्या होता है, कमल। तो ये जहाँ पर बैठे हुए हैं ना उसे पद्म पीठम कहा गया। और ये 27 फीट का बना हुआ है। और यहाँ देखेंगे भद्रवेदी, नीचे भद्रवेदी ये 54 फीट की है। ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मिला करके जो ऊंचाई बनती है वो कितनी बनती है, 216 फीट बनती है। क्लियर हो गया ना, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो इस तरीके से ढेर सारी स्टैचू अभी हमें आगे भी देखने को मिलेगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है इसका निर्माण चाइना में किया गया था, इंडिया में भेज दिया गया और यहाँ पर फिर इसे असेंबल कर लिया गया था। ठीक है। असेंबल का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में
बनाया गया था, फिर उसकी असेंबलिंग इंडिया में हो गई। और ध्यान रखना, ये जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में, और ये भी ध्यान रखना सिटिंग पोस्चर में। ठीक, और तो पहली कौन सी है, तो पहली है थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा। थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सिटिंग पोस्चर में। ये 302 फीट ऊंची है, जबकि यहाँ पर जो श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है वो कितनी है, 216 फीट है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए बुद्धा की मूर्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है, ये राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टैचू ऑफ बिलीफ किस राज्य में, तो राजस्थान में इसका निर्माण किया जा रहा है। और किस भगवान को ये समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ऊंचाई कितनी है, 351 फीट है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। भगवान शिव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा होगी वो स्टैचू ऑफ बिलीफ होगी। क्लियर। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो 16 नवंबर 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ पीस ये किसके लिए बनाई गई है, तो ये हमारे जैन आचार्य थे श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इनकी प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज हैं, इनकी 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 151 इंच है। कितनी है, 151 इंच है। अब ये जो प्रतिमा है ये 8 धातुओं से निर्मित है, अष्ट धातुओं से निर्मित है, लेकिन इसमें कॉपर जो है वो इसका मुख्य मेन कंपोनेंट है। ठीक है, और ये है कहाँ पर, तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में भी जैतपुरा में। कहाँ पर, जैतपुरा में। वहाँ पर एक विजय वल्लभ साधना केंद्र है, वहीं पर इसे बनाया गया है। अब जरा देख सकते हैं आप इसका पूरा इमेज, तो यहाँ पर ये है स्टैचू ऑफ पीस। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ 28 दिसंबर 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कानपुर मेट्रो के जो पहला कॉरिडोर है, कॉरिडोर 1 के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। ये जो खंड है कानपुर मेट्रो का, ये आईआईटी कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा इस खंड में। और यह जो खंड है वो 9 किलोमीटर लंबा है और इसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 32.4 किलोमीटर है, जिसमें से 13 किलोमीटर लंबा रास्ता अंडरग्राउंड होगा। ठीक है, जैसे दिल्ली मेट्रो में ज़्यादातर तो रूट अंडरग्राउंड ही चलता है मेन दिल्ली में। अब इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। जो पहला कॉरिडोर होगा वो आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक होगा, और जो सेकंड कॉरिडोर है वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा एट तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, इससे भी पता चल गया कि ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो 2024 तक पूरे होने की उम्मीद है। बस इतना ध्यान रखना और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बना बना कौन रहा है, तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसके लिए एक नोडल एजेंसी है, यही इसका पूरा काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना। बीना पनकी, यहाँ पर 2 जगहों का नाम है। ठीक है, और ये एक बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना है। ध्यान रखना 28 दिसंबर 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बीना, बीना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और पनकी कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। पनकी तो इस एक तरीके से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 जगहों को जोड़ने वाली एक पाइपलाइन परियोजना है। इसको राष्ट्र को समर्पित किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। एक मिनट। ठीक है, और इसका जो संचालन है वो बीपीसीएल के द्वारा किया जाएगा। और ये जो पाइपलाइन है मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी, वहाँ पर रिफाइनरी है, वहाँ से लेकर के, और पनकी आप जानते हैं कानपुर में है। कानपुर में जो पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल है, जिसको हम पीओएल टर्मिनल कहते हैं, वहाँ तक बनाया गया है। और ध्यान रखना, ये जो पाइपलाइन है नाम से ही देख रहे हैं, यहाँ पर बहुउत्पाद पाइपलाइन है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 356 किलोमीटर है। 356 किलोमीटर है। और जिसमें से उत्तर प्रदेश में कितनी है, 283 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में कितनी है, 73 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना कि 283 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए, और इसमें पैसा वगैरह भी शेयर किया गया है, तो ये पूरा नहीं ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो परियोजना है उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आच्छादित करती है। तो उत्तर प्रदेश के जो आप नीचे वाले देखेंगे ना, जैसे कि ललितपुर से शुरू हुआ, ललितपुर, झांसी, फिर जालौन, ऊपर चले जाइए धीरे धीरे कानपुर देहात और कानपुर नगर। कानपुर नगर में ही पनकी। तो ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के ज़िले। और मध्य प्रदेश के दो ज़िले हैं इसमें, सागर और टीकमगढ़। तो ये ज़िले इस पूरी पाइपलाइन परियोजना से आच्छादित होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको ज़िले वगैरह भी सब दिखाऊंगा, परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है? तो पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। और ये इसका चौथा संस्करण है। ठीक है, चौथा संस्करण 2019-20 के लिए। इसमें वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग लिया जाता है। जो टेक्निकल कोऑपरेशन है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, साथ ही हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये भी पार्टिसिपेट करता है। अब चलिए इस राज्य इसमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं वो समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो राज्य और हमारे यूटीज़ हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहला जो एक बनाया जाता है इंडेक्स, वो बनाया जाता है समग्र प्रदर्शन, मतलब कि टोटल किस तरीके से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और ये देखा जाता है वृद्धिमान परिवर्तन, कि मतलब साल दर साल इनमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कोई स्टेट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उसने पिछले साल से इस साल कितना अच्छा प्रदर्शन किया। और एक देखा जाएगा कि ओवरऑल इनका कितना प्रदर्शन है। तो इन दो आधारों पर इनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं। इसमें 24 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है इस हेल्थ इंडेक्स को तैयार करने में। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में केरल फर्स्ट नंबर पे आता है। मतलब स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में केरल टॉप पोजीशन पे आता है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे कौन आता है? तेलंगाना आता है। तो ये शीर्ष तीन राज्य हैं। ठीक है, ये समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से है। ठीक है, समग्र प्रदर्शन। और ध्यान रखना केरल तो लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य रहा है। लगातार इसका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आप टॉप 5 देख सकते हैं। टॉप 5 कौन कौन से हो गए? तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये टॉप 5 में आते हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह कहाँ पर है? तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो स्थान है। ध्यान रखना जब बड़े राज्यों की कैटेगरी बनाई गई ना, तो उसमें टोटल 19 राज्य रखे गए और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आता है। ठीक है, समग्र प्रदर्शन में। और बिहार कहाँ पर आता है? तो बिहार यूपी से ऊपर, जस्ट 18वें नंबर पर बिहार आता है। ठीक है, ये तो समग्र प्रदर्शन हुआ। अब अगर बात करें वृद्धिशील प्रदर्शन, मतलब कि कौन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। मतलब कि अच्छा प्रदर्शन करने वालों में, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं ये धीरे धीरे। तो वृद्धिशील प्रदर्शन में एग्जाम में ध्यान रखना आपसे क्या पूछा गया है? आपसे समग्र प्रदर्शन पूछा गया है या वृद्धिशील प्रदर्शन पूछा गया है? अगर वृद्धिशील प्रदर्शन पूछा है तो उत्तर प्रदेश उसमें टॉप पर आता है। अगर आपसे समग्र प्रदर्शन पूछा गया है तो केरल टॉप पर आता है और उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर आता है, अंतिम स्थान पर आता है। और बिहार 18वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर आपसे वृद्धिशील प्रदर्शन पूछा गया तो उत्तर प्रदेश टॉप पर आएगा, असम सेकंड नंबर पे, तेलंगाना थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। देखिए अभी 27 दिसंबर 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से कई जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। तो इसमें देखिए 5 हैं, तो 5 को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने में आपको आसानी होगी। देखिए कौन कौन सी हैं प्रोजेक्ट। तो पहला प्रोजेक्ट है रेणुका जी बांध परियोजना। रेणुका जी बांध परियोजना जो है, कलर चेंज कर देता हूँ। जो रेणुका जी बांध परियोजना है वो गिरी नदी पर है। और ये जो गिरी नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। लोहरी चरण वन, ये जो लोहरी चरण वन परियोजना है जल विद्युत परियोजना, ये सतलज नदी पर है। धौला सिद्ध परियोजना, ये जो धौला सिद्ध परियोजना है ये व्यास नदी पर। और सावड़ा कुड्डू परियोजना, ये परियोजना पब्बर नदी पर है। ये पब्बर नदी यमुना की सहायक नदी है। और सुन्नी परियोजना, और सुन्नी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर। तो इस पूरे जो निचोड़ है ना, हिमाचल प्रदेश की जो भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका, जिनका भी उद्घाटन वगैरह किया गया है वो यहीं पर है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। अब ज़रा चलते हैं डिटेल में।
देखिए, ये जल विद्युत परियोजनाओं के नाम यहाँ पर दे दिया गया, जो मैंने अभी अभी हमने बात किया। ठीक, अब समझिए आगे। इसमें एक एक करके बताया गया। जो रेणुका जी बांध परियोजना है, ये सिरमौर जिले में है। ठीक है, हिमाचल के किस जिले में है? सिरमौर जिले में है, और ये गिरी नदी पर बनाई जा रही है। और गिरी क्या है? यमुना की सहायक नदी है। और इसकी 40 मेगावाट क्षमता है। ध्यान रखना, इतनी चीज़ें डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे तो पूछा भी नहीं जाता। आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जा सकता है कि ये परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, अभी तक कोई भी पूरा पेपर आप उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि यह जो परियोजना है कितने मेगावाट की होगी। और बहुत अंदर जा कर के, वो भी अगर यूपी से रिलेटेड है तब तो ठीक है। यूपी से अगर दूसरे राज्य की है तो उतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका लाभ किसको होगा ज़्यादातर? तो देख सकते हैं दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी। पानी वगैरह इसको जलापूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक, अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। जो रेणुका जी बांध का भंडारित जल होगा, उसका उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से यूपी, हरियाणा और जो दिल्ली एनसीआर है, उसको सप्लाई किया जाएगा। तो यूपी को भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लोहरी चरण वन परियोजना, यह एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है उसमें पानी को स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, पानी को बहते दिया जाता है, या फिर स्टोर किया भी जाता है तो बहुत ही कम पानी का स्टोर होता है। और यह जो प्रोजेक्ट है लोहरी चरण वन, ये सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, 210 मेगावाट तक है। नेक्स्ट बात करें धौला सिद्ध परियोजना, तो यह हिमाचल के हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में स्थित है। ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। 66 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। यह हिमाचल के शिमला जिले में है। पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, इसकी क्षमता 111 मेगावाट की है। और नेक्स्ट है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। ये भी हिमाचल में ही है, शिमला और मंडी जिले में सतलज नदी पर बनाई जा रही है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुशासन सूचकांक के बारे में। अच्छा हाँ, मैंने अभी जो पीछे हमने देखा था नीति आयोग के बारे में, तो नीति जो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत है, तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा एडिशन देख लेते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। जो प्लानिंग कमीशन हमारा योजना आयोग था, उसकी जगह पर आया क्या? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसका जुरिडिक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। और ध्यान रखना, जो प्लान ये नीति आयोग है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इसे ही कहा जाता है पदेन अध्यक्ष। जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। देखिए, जब आप मेंस अभी पीटी क्वालिफाई करेंगे तो 2018 के मेंस में इसने पूछा था कि नीति आयोग की संरचना बताइए पूरी। ठीक है, कौन क्या है, पूरा संरचना स्ट्रक्चर बताइए। तो यही चीज़ें पीटी में भी काम आती है, यही चीज़ें मेंस में भी काम आती है। बस पीटी में क्या होता है कि हमें तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। और ध्यान रखना, और जब मेंस लिखेंगे तो क्या वहाँ तथ्य काम नहीं आते? वहाँ तो तथ्य की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ध्यान रखना, आपकी तैयारी पीटी और मेंस की एक साथ चलती है हमेशा। आप उसको अलग अलग कभी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी जो पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है नीति आयोग, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सुशासन सूचकांक के बारे में है। सुशासन सूचकांक, आप जानते हैं कि हमारे देश में 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस, सुशासन क्या होता है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में क्या होता है? जैसे गवर्नेंस, गवर्नेंस में कोई एक क्वालिटी नहीं दिख रही। ठीक है, एक जैसे निरपेक्ष वर्ड दिख रहा है। जहाँ पर गुड लग गया तो गुड का मतलब शासन की गुणवत्ता से संबंधित है। शासन में क्या आ जाती है? गुणवत्ता आ जाती है। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी, हमारे जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, तो उनकी इस दिन के लिए सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो उसी के अवसर पर हमारे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। अब ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि सुशासन सूचकांक जारी कौन करता है?
तो सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नीति आयोग मत कर देना, ठीक है, नीति आयोग बिल्कुल मत करना। और ध्यान रखना ये इसका द्वितीय संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में जारी हुआ था। इसमें जो स्टेट्स हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 कैटेगरीज में। जैसे राज्य समूह ए, राज्य समूह बी, फिर एक नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य, और एक यूटीज। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब इसमें ध्यान रखना जो जम्मू कश्मीर है उसको पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है, उसको यूटी वाले क्षेत्र में या जो ग्रुप बनाया गया उसमें नहीं रखा गया है। अब जरा समझ लेते हैं कि इस पूरे सुशासन सूचकांक में कितने पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों, इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, 58 संकेतक का मतलब जो संकेतक हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और रैंकिंग तैयार की गई है। देखिए इसमें जो ग्रुप ए के स्टेट हैं, ग्रुप ए के स्टेट्स में गुजरात टॉप पर है। कौन? गुजरात। समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पर है। ग्रुप ए में गुजरात, बी में मध्य प्रदेश, और ध्यान रखना पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, और यूटीज में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ग्रुप ए में गुजरात, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। क्योंकि 4 कैटेगरीज बनाई गई है ना, यहाँ देखिए ऊपर 4 कैटेगरीज बनाई गई, तो चारों को आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप वो 10 सुशासन सूचकांक, ठीक है। अब इसमें देखिए उत्तर प्रदेश वगैरह के बारे में हाँ यहाँ दिया है। अब एक बनाई गई संयुक्त रैंकिंग। जब संयुक्त रैंकिंग बनाई गई तो उसमें जो समूह बी के कुल 8 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कितना नंबर आता है? 5वां स्थान आता है, ठीक है। तो समूह बी में जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश का कितना नंबर है? 5वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। तो अभी अब सरकार बात करे कि जो महिलाओं की आयु है उसे विवाह की आयु उसे 18 से बढ़ा करके कितनी कर दी जाए? 21 साल कर दी जाए, क्योंकि लड़कों के लिए 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है, तो इसको बराबर कर दिया जाए। अब देखिए मेंस का टॉपिक है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या है, तो ये चीज़ें आप कहाँ पर पढ़ेंगे? मेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 11 दिसंबर 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। क्या होता है कि जो जब हमारे देश में साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बारिश जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही ज़्यादा होती है, तो घाघरा नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर उस पानी को हम डाइवर्ट कर दें तो उसका इस्तेमाल हम अच्छे काम के लिए, मतलब कि सिंचाई वगैरह के लिए कर सकते हैं, और इससे बाढ़ की भी समस्या से निपटने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ज़रा उसको समझिएगा। ये है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पहले डिटेल देखेंगे फिर हम इस मैप पे आएंगे, ठीक है। देखिए ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं, जल संसाधन हैं, उनका कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो पाए। इस परियोजना के तहत 5 नदियों जैसे कि घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इनको आपस में इंटरलिंक किया गया है। क्योंकि घाघरा वगैरह में इनमें पानी ज़्यादा आ जाता है, तो जो जलाधिक वाली नदियां हैं उनको जलाभाव वाली नदियों में उनका पानी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे बाढ़ की भी समस्या से निपटा जा सकता है, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाएगा, अन्य काम के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो और ये 3 चरणों में बनाई गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इससे लाभ क्या होगा? यह जो परियोजना है इससे लगभग 14 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो पाएगा। मतलब कि इस पूरे प्रोजेक्ट से 14 लाख हेक्टेयर जो हमारी भूमि है उसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई। और यूपी के 9 जिले इससे लाभान्वित होंगे। कौन कौन से जिले हैं यहाँ देखिए नाम उनके: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। अब ज़रा आप इसको मैप में देख लीजिए। ये देखिए ये वो 9 ज़िले हैं जो पूरे इस मतलब जो सरयू प्रोजेक्ट है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इससे लाभान्वित होंगे। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें
एक बार शायद 21 वाले में ही पूछा था क्या कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की बाउंड्री लगती है। तो ये ऊपर वाले जो देख रहे हैं ना आप, इनकी नेपाल से भी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैप में आपको याद भी हो जाएगा। और अगर आप इसको यूपी के मैप में देखेंगे तो ये वाला एरिया है पूरा। यहाँ देखिए, ये शुरुआत करिए बहराइच से, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ठीक है, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, तो ये सभी हो गए। याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, महोबा में भी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया 19 नवंबर 2021 को। जल संकट के समाधान के लिए महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। कौन कौन से? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। और इन परियोजनाओं से क्या होगा? महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, वहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अब जरा आप देखिए, ये जो महोबा है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है ये महोबा? तो यहाँ देखेंगे आप, ये मिलेगा आपको महोबा यहाँ पर। ये देख रहे हैं ना, इधर है झांसी और इधर है बांदा, यहाँ ललितपुर है, ऊपर है महोबा, महोबा के ऊपर ही है हमीरपुर। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर कुछ बातें और है, झांसी में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा ही। यहाँ पर देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने झांसी में 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। कॉस्ट इसकी 3000 करोड़ की थी। कॉस्ट नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में, झांसी में। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें थी झांसी में ही, वो देख लेते हैं। झांसी में अटल एकता पार्क, अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया गया, अटल एकता पार्क। और अटल एकता पार्क नाम से ही लग रहा है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है इसका निर्माण। और यहाँ पर एक मूर्ति भी बनाई गई है, और ये जो मूर्ति है उसको प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंडिया स्किल रिपोर्ट के बारे में है। इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2022, ये जो रिपोर्ट है, नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 इसे जारी किया गया। ये 9वां संस्करण है। इसमें जो हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसमें 3 लाख से अधिक छात्रों, 150 से अधिक नियोक्ताओं, इनके सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, वो आपको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना। खास बात क्या है? खास बात यहाँ पर ये है जो आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए। हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? उच्चतम नियोजनीयता, मतलब कि जहाँ पर रोजगार के अवसर ठीक ठाक हैं। तो इसमें अगर राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है केरल, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है कर्नाटक। तो टॉप के 3 तो याद ही कर लीजिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल। अब अगर बात करें शहर की उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए, पुणे है, लखनऊ है, त्रिवेंद्रम, कोलकाता, बेंगलुरु। तो पुणे आ गया और लखनऊ। अब ऊपर से भी आप ज़रा देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, तो पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ देखेंगे तो पुणे लखनऊ है। तो ठीक ठीक है, तो दो, अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, और शहर पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र का ही शहर है पुणे, और उत्तर प्रदेश का ही शहर है लखनऊ। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और हाँ, कुछ बातें यहाँ पर बताई गई कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% पुरुष और 33% महिलाओं का योगदान रहा। मतलब कि जो काम, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की शायद यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आगे है 2020 में भी डेटा बताया गया, तो उतना ध्यान नहीं रखना बिल्कुल भी। 2022 वाला आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।